नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं द आर्ट्सपीडिया एसएसटी इग्नू। दोस्तों, इग्नू का ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इग्नू के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में मिलता है। हमारा हिंदी मीडियम का भी चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे BEVAE 181 जिसका शीर्षक है एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें हमने जो है ऑलरेडी दोस्तों यूनिट 1 को देख लिया था। यूनिट 1 जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसका वीडियो भी हमने बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है इसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है आवर एनवायरमेंट। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 की। तो चलिए यूनिट 2 जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं यूनिट 2 में क्या है। तो टॉपिक का जो नाम है दोस्तों यूनिट 2 का, वो आप देख सकते हैं यहां पर। यूनिट 2 है ना, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अर्थ होता है पारिस्थितिक तंत्र। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पारिस्थितिक तंत्र। तो यूनिट 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आप लोग देखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो को स्किप करते हुए देखते हैं। कभी भी वीडियो को स्किप करते हुए मत देखना। बहुत सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज आपका छूट जाता है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 2 इकोसिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का गेस्ट पेपर या बुक नोट्स चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का आपको जूम क्लासेस ज्वाइन करनी हो, या फिर सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट चाहिए हो, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इकोसिस्टम, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसे प्रस्तावना कह सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि आगे हम जो है वही पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारा शुरू होता है यहाँ से कोर्स। देखिए, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, यानी एक इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए, यू एंड आई यानी आप और मैं, है ना। एज यू नो, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है, कि लाइव इन अ डिफाइंड एरिया, जो जीवन है अलग अलग जगहों में, ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग आवर सेल्फ डेवलप रिलेशनशिप विच ईच अदर ऑफ लाइफ। यानी पूरे पृथ्वी में जहां भी जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पौधे हो, या फिर हम खुद हो, है ना, वे आपस में ना एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। रिलेशनशिप, डेवलप रिलेशनशिप विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप करते हैं। आप जरा खुद सोचिए, हम लोग बिना पौधे के रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे ना। संभव है रहना? नहीं। तो यहां पर पौधे और हमारे बीच एक रिश्ता है। पौधे हमें देते हैं, पेड़ पौधे में देते हैं, हम लेते हैं। वो स्वपोषी है, हम परपोषी हैं। फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेट्स, हमें भोजन मिलता है, हमें रहने को घर मिलता है, हमें क्या बोलते हैं, पानी मिलता है, और एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने के लिए मेट्स मिलते हैं, यानी नर को मादा, मादा को नर। ठीक है। दिस डिस्क्रीट यूनिट हैज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। यहाँ पे लिविंग भी है यानी सजीव भी है और निर्जीव भी है ना। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, हमें बरसात की आवश्यकता होती है, हमें बादलों की आवश्यकता होती है, हमें ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है, ये बादल जो है, सूरज की रोशनी है, टेम्परेचर है, वर्षा है, समंदर है, पहाड़ है, नदी है, ये क्या है? निर्जीव है, ये नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। यानी हमें सरवाइव करने के लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चाहिए। कभी भी ये मत सोच लीजिएगा कि हम मनुष्य हैं तो हमें बस जानवर से ही संबंध बनाने हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं। हमें सजीवों के साथ भी और हमें निर्जीवों के साथ भी संबंध विकसित करना है, रिलेशन को डेवलप करना है। व्हिच आर इन इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। जिस जीव की जैसे संरचना है उसके हिसाब से वो अपना संबंध स्थापित करते हैं। कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस, सच अ डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। और ये संबंध स्थापित करते हैं ना हर जीव एक दूसरे के साथ, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। बहुत सारे लोग मांस, मछली, अंडा ये सब खाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक तरह का रिलेशन है आपका मछलियों के साथ, आपका जो मांस, मछली, अंडा है उसके साथ में।
है ना, आप फ्रूट्स खाते हैं, पेड़ पौधे के साथ में आपका संबंध है, आप किसी इंसान से बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं तो उसके साथ में आपका संबंध है, आप जो है हवा में सांस लेते हैं तो आपका उस हवा से, उस ऑक्सीजन के साथ संबंध है, आप पानी पीते हैं, जल पीते हैं तो उस जल के साथ में आपका संबंध है। ठीक है, यह संबंध सजीव सजीव का भी हो सकता है, सजीव निर्जीव का भी हो सकता है, या निर्जीव निर्जीव का भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, यानी जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसका डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज, क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट फंक्शंस टुगेदर, ऑल द ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी जीव हैं सभी वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं, फंक्शन टुगेदर, सभी एक साथ सम्मिलित होते हैं उस चीज में, इन अ गिवन एरिया, एक क्षेत्र के अंदर में, इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल एनवायरमेंट सो दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी क्लियरली लीड्स टू डिफाइन बायोटिक स्ट्रक्चर एंड साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। सजीव और निर्जीव के बीच में एक साइकिल चलता रहता है, गोल गोली घूमते रहता है, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। हमें जरूरत है, हम भी उस साइकिल के हिस्से हैं, हम भी उस चक्र के हिस्से हैं, है ना, उससे अछूते हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हमें भी पशुओं की आवश्यकता पड़ती है। आप खुद सोचिए, हम लोग सड़क किनारे बहुत सारी गंदगियां फेंक देते हैं, उन गंदगियों को साफ कौन करता है, जानवर आते हैं उसको खा लेते हैं, कौवे आते हैं मरे हुए जीवों को खा लेते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसके बाद अपघटक होते हैं जो क्या करते हैं, जो मरे हुए सड़े गले जीव जो सड़क किनारे, जंगलों में, रोड किनारे मर जाते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो पर्यावरण में हर एक जीव की आवश्यकता है, बात समझ में आई, क्या है, हर एक जीव की आवश्यकता है, और हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन डेवलप करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजों के बीच साथ में। ठीक है, आगे आगे है, द इकोसिस्टम इज दस a dynamic system है which involves the interaction between living and non-living components। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच का रिश्ता है इकोसिस्टम, है ना, ऑफ एन इकोसिस्टम, एंड इंक्लूड्स इनपुट, ट्रांसफर, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी एज वेल एज साइकिलिंग ऑफ एसेंशियल मटेरियल्स थ्रू द इकोसिस्टम। और जो ये इकोसिस्टम है ना, इस इकोसिस्टम के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। आप खुद सोचिए, आपको भूख लगा है बहुत जोर से, अगर आपको बहुत जोर से भूख लगा है तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप 10 किलोमीटर चलिए या दौड़िए, क्या आप कर पाएंगे, आप दौड़ पाएंगे? आपको बहुत तेज भूख लगी है और मैं आपको बोलूंगा आप 2 घंटे तक जिम में वर्कआउट कीजिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको भूख लगी है, यानी आपको खाना चाहिए। भोजन, खाना आपको क्या देती है? एनर्जी। तो आप क्या करोगे? आप कुछ खाना खाओगे। आपने ज्यों ही खाना खाया आपका पेट भर गया, आपका पेट भर गया तो आपके बदन में ऊर्जा आ गई। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप पढ़ाई कीजिए, आप जिम में वर्कआउट कीजिए, आप योगा कीजिए, या फिर जो है आप 10 किलोमीटर चलिए, तो आप आराम से जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे बॉडी को या किसी भी जीव के बॉडी को एनर्जी चाहिए, और इस इकोसिस्टम के चक्कर में, इस इकोसिस्टम के साइकिल में हर एक जीव एक दूसरे को एनर्जी ही देता है। आप सोचिए कि आज सुबह आपने भोजन किया हो, खाना खाए, ब्रेकफास्ट किया हो, रोटी खाई होगी, है ना, तो रोटी कहाँ से आती है? फसल से, गेहूं, फिर फसल, है ना, तो उस फसल से एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हुआ ना, ट्रांसफर, ठीक है। फिर हम पौधों को पानी देते हैं तो हमने पौधों को पानी दिया तो एनर्जी दिया, तो ये एनर्जी जो साइकिल है, ऊर्जा चक्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊर्जा चक्र, ठीक है। यानी एनर्जी का एक साइकिल बनता है हमारे पूरे इकोसिस्टम में, और इस साइकिल में सजीव और निर्जीव यानी लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स दोनों शामिल हैं। ये याद रहना चाहिए। ऑल द प्रोसेसेस दैट अकर, जितनी भी क्रियाएं होती है, अकर का मतलब होता है होना, होती है, इन द इकोसिस्टम आर एनर्जी डिपेंडेंट, ऊर्जा पे ही चलती है, याद रखिएगा। बिना ऊर्जा के किसी भी चीज की कल्पना आप कर नहीं सकते। ऑल द प्रोसेस ये हो गया। अब यहाँ पर नीचे एक फिगर दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर जो है वो क्लियर नहीं है, खैर कोई बात नहीं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उस टेक्स्ट बुक को भी आप खोल के देख सकते हैं। जिन जिन बच्चों को टेक्स्ट बुक नहीं मिला है तो वो दिए गए नंबर पर मुझे
कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन उनको अभी तक टेक्स्ट बुक जो है इग्नू के द्वारा नहीं भेजा गया है, या फिर आधी बुक आई है, आधी आपको नहीं मिली है। तो वैसे बच्चे को क्या करना है ये आपको बताऊंगा मैं। आप दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सन यानी सूरज, ठीक है, सूरज दिया हुआ है। पूरे सौर मंडल में सूरज जो है ना वो एनर्जी का क्या है, सोर्स है, स्रोत है, ऊर्जा मिलता है। अब सूरज से ऊर्जा कौन ले रहा है, स्वपोषी यानी प्रोड्यूसर, जो स्वपोषी है, उत्पादक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जो स्वपोषी है, पेड़ पौधे, है ना। अब ये पेड़ पौधे भी सांस लेने की क्रिया करते हैं ना, भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, और क्या निकालते हैं, ऊष्मा निकालते हैं बाहर। बाहर क्या निकालते हैं, बाहर ऊष्मा निकालते हैं। फिर यहां से एनर्जी फिर कहां ट्रांसफर होता है, क्या है, मैक्रो कंज्यूमर, छोटे जो कस्टमर होते हैं, है ना, जो उपभोक्ता होते हैं, तो वो भी खाना वाना खाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, क्रियाएं करेंगे, तो वो भी क्या निकालेंगे, वातावरण में एनर्जी निकालेंगे। चलिए, अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैक्रो से आ जाएगा माइक्रो, और छोटे डिकम्पोजर, जिनको अपने आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, वो भी क्रियाएं करेंगे, अपघटक करेंगे ना, छोटे छोटे जीवों को वो खाएंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, तो वहां से भी एक एनर्जी क्या होगा, मुक्त होगा। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल यानी अकार्बनिक पोषक ताल। फिर बाद में जाके सब कुछ मिट्टी में ही मिलना है, मिट्टी में ही जाके मिल जाना है। फिर इसी मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं, फिर वही स्वपोषी पेड़ पौधे प्रोड्यूसर, यानी हिट का एनर्जी क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है। यानी हमें भूख लगी थी तो हमने रोटी खाया, तो क्या हुआ, वो जो गेहूं का जो एनर्जी है, ठीक है, या हमने सेब खाया, तो जो सेब की एनर्जी है, केले एप्पल की एनर्जी है, जो भी हमने साग सब्जी मांस मछली खाया, तो उसका एनर्जी हमारे बॉडी में गया। फिर हमारी एनर्जी बाहर निकलेगी गर्मी के थ्रू, सांस के थ्रू, है ना, मलमूत्र के थ्रू। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा। ये एनर्जी चक्र, ऊर्जा चक्र कहलाती है, ठीक है। याद रहेगा, ये डायग्राम जो है मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, आप अगर डायग्राम समझ गए हैं तो आगे भी सारा चीज समझ जाएंगे। तो क्या है आगे है इकोसिस्टम फीचर्स के बारे में बात की गई है। यानी जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है ना, तो उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखिएगा, आपके सिलेबस में ये है नहीं। चलिए, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसको नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कंज्यूमर कौन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोड्यूसर मैंने प्लांट्स, प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक, स्वपोषी, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर कौन होता है, यानी कंज्यूमर मीन्स जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो कंज्यूमर भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है, जिसमें आते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिन्हें आप अपने आंखों से देख नहीं सकते, जो सड़े गले मांस को खाने में, अपघटन करने में और डिकम्पोज करने में क्या करते हैं, काम करते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये है आमाप में क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ इकोसिस्टम। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना होगा आपको। इकोसिस्टम्स में वेरी इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट puddle ऑफ वाटर और terrestrial habitat to a landscape or large forest, a biome or even the entire global biosphere or ecosphere। देखिए, जो इकोसिस्टम है ना, वो उसका साइज अलग अलग जगह में अलग अलग होता है ना। जैसे आपके गांव का तालाब का एक अलग इकोसिस्टम है, गांव के बाहर जो नदी बहती है उसका एक अलग इकोसिस्टम है, और शहर से बाहर जो समंदर है उसका अलग इकोसिस्टम है ना। आ रही बात समझ में। एक तालाब का भी अपना इकोसिस्टम है, साइज में तालाब क्या है, छोटा है। एक समंदर का भी अपना खुद का इकोसिस्टम है, साइज में क्या है, बहुत बड़ा है। तो इकोसिस्टम वैरी करता है जगह के हिसाब से ना, ठीक है, वो अलग अलग जगह में होता है। चलिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे इकोसिस्टम दिया हुआ है। बायोम, पूरे यूनिवर्स को, पूरे पृथ्वी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर या बायोम, ठीक है। अब देखिए, अब लार्जेस्ट इकोसिस्टम बायोस्फीयर, ठीक है, जीव मंडल। बायोस्फीयर का नाम क्या है, जीव मंडल। देखिए नाम में ही जीव है, तो जीव मंडल समझ जाइए, बायोस्फीयर है तो बायोस्फीयर मतलब ही होता है जीव मंडल। और जीव मंडल का मतलब क्या होता है पता है, वो जगह जहां पे जीव रहते हैं। अब वो जीव कुछ भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। वो जीव छोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कवक, कुछ भी, अमीबा, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकते हैं, जीवाणु, विषाणु, कुछ भी वो जीव हो सकते हैं। यानी बायोस्फीयर, जहां जहां जीवन है उसे जीव मंडल कहते हैं।
अगर शॉर्टकट में मैं आपसे पूछूं कि जीव मंडल क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर जहां पर जीवन व्याप्त है, जीवन माने जीव होगा, है ना, जहां जीवन होगा वहां जीव तो होगा ही। अब मंगल ग्रह में जीवन नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह में क्या बोलते हैं, जीव क्यों नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह में जीवन नहीं है। तो जहां जीवन होगा वहां जीव होगा। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है जो है वो है जीव मंडल। पढ़ते हैं, बिफोर वी एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द लार्जेस्ट इकोसिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा जो है वो इकोसिस्टम है, तो आपको आंसर क्या करना है, बायोस्फीयर। याद रहेगा। हम लोग एमसीक्यू की क्लासेस भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले हम लोग एमसीक्यू की क्लासेस करेंगे। अभी काम आपका ये है कि टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करना, पढ़ना, ठीक है। हमारे पास इसका नोट्स अवेलेबल है, जूम क्लासेस अवेलेबल है। अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, बायोस्फीयर ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम लोग जो है वो इकोस्फीयर भी कहते हैं, है ना, यानी जीव मंडल को पारिस्थितिक मंडल भी हम लोग कह सकते हैं। इज द पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का क्या है भैया, एक पार्ट है। वाटर एंड एटमोस्फियर इन विच मेनी स्मॉलर इकोसिस्टम एग्जिस्ट एंड ऑपरेट, और इसके अंदर में बहुत सारे इकोसिस्टम ऑपरेट भी कर रहा है। यानी बायोस्फीयर के अंदर में, जैसे देश के अंदर में राज्य होते हैं, राज्य के अंदर में जिले होते हैं, ठीक उसी प्रकार बायोस्फीयर के अंदर में छोटे छोटे इकोसिस्टम होता है। अब आप खुद सोचिए, कहीं एक जंगल है, पृथ्वी के अंदर में ही है ना जंगल, तो वो जंगल क्या है, एक छोटा सा इकोसिस्टम है। समंदर एक छोटा सा इकोसिस्टम है, तालाब एक छोटा सा इकोसिस्टम है। या फिर कोई मान लीजिए चूहे का बिल है, चूहे जो बिल में रहते हैं, तो ये चूहे का बिल उनके लिए अलग अपना इकोसिस्टम है। कहीं पर कीचड़ है, उस कीचड़ में भी कोई जीव रहते होंगे, दलदली क्षेत्र है वहां भी जीव रहते होंगे, सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वन है वहां भी जीव रहते होंगे, समंदर का तट है वहां भी जीव रहते होंगे, कोई पेड़ पौधे के ऊपर का हिस्सा वहां भी पक्षियां, छोटे छोटे कीड़े चींटियां रहती होंगी। अलग अलग सबका इकोसिस्टम है भैया। द थ्री मेन सब डिविजन ऑफ द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को फिर बाद में 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम में बांटा गया, ध्यान से देखिएगा। पहला है लिथोस्फीयर, एमसीक्यू में पूछता है, लिथोस्फीयर का इस बार सवाल पूछा है एमसीक्यू में। इस बार जो एग्जाम हुआ अभी जून 2026 में, इसमें लिथोस्फीयर से सवाल पूछा है। लिथोस्फीयर का अर्थ होता है स्थल मंडल, जमीन। स्थल मंडल मीन्स जमीन, यानी जमीन में कौन रहते हैं, हम लोग रहते हैं भैया, जानवर रहते हैं, है ना। उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर, वाटर, जल मंडल। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जल मंडल, जल मीन्स तालाब, नदी, झील, समंदर, है ना। उसके बाद है एटमोस्फियर, एयर मीन्स वायुमंडल। तो वायुमंडल में भी कुछ बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस भी रहते हैं, पक्षियां भी जो है वायुमंडल में उड़ती रहती है ना। तो जीव मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। याद रहेगा, लिथोस्फीयर इज कॉल्ड लैंड, हाइड्रोस्फीयर इज कॉल्ड वाटर एंड एटमोस्फीयर इज कॉल्ड एयर, वायुमंडल। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। और द गैसियस एनवेलप ऑफ द अर्थ विच एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैस का आवरण है, यानी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, आर्गन है, नियॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। आप देखिए कि उतने ऊपर प्लेन जो है, प्लेन उड़ती है उतने ऊपर से, तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन की जरूरत आपको नहीं पड़ती, यानी वहाँ तक ऑक्सीजन है। लेकिन जैसे आप रॉकेट वगैरह में जाएंगे, स्पेस में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि गैस जो है ना वो कुछ दूर के बाद आपको नहीं मिलती है वो। अब यहाँ पर एक फिगर फिर दिया हुआ है, इस फिगर को हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। आइए देख लेते हैं, इसको स्टडी करते हैं, इस फिगर को। चलिए, दिखाया गया है इस फिगर में। देखिए, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस फिगर को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस फिगर में क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे है, ऊपर में देखिए है एटमॉस्फेयर, देख रहे होंगे आप, मीन्स एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। और वायुमंडल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पक्षियां उड़ रही है। यहाँ पर देखिए लिथोस्फीयर है, जमीन है, जमीन है तो मिट्टी होगी, मिट्टी है तो पेड़ पौधे होंगे, जीव रहेंगे। ये देखिए हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, जल में देखिए बत्तख है, मछलियां हैं, शार्क है, व्हेल है, ठीक है। तो ये पूरा ग्लोब को यहाँ पे दर्शाया गया है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे जाएंगे और आगे यहाँ पर आपको एमसीक्यू मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
देखिए ध्यान से क्या बोला है द बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशियन सम 11,000 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स और अबाउट 9,000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। क्या बोला ये नी लाइन बोला कि जो जीव मंडल है ना वो समंदर के तल लगभग 11,000 पृथ्वी मीटर 11,000 जो मीटर है 11,000 मीटर्स बिलो पृथ्वी के नीचे से लेकर कहां तक है सरफेस ऑफ द अर्थ टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन। टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन क्या है? माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट। यानी जीवमंडल समंदर तल 11,000 मीटर नीचे समंदर तल से लेकर हाईएस्ट माउंटेन तक, हाईएस्ट पर्वत तक है, पहला बोला है। दूसरा क्या बोला है? या फिर अबाउट 9,000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, यानी जो समंदर तल है उससे 9,000 मीटर ऊंचा। आई बात समझ में? एक देखिए 11,000 तो टोटल है, टोटल 11,000 है, यहां तक व्याप्त है, लेकिन जीव कहां तक है? सिर्फ 9,000 तक है। याद रखिएगा, ये इस पे मिस्टेक मत कीजिएगा। कितना है? 9,000 तक है। आई बात समझ में? और आगे क्या बोला है ये भी ध्यान दीजिएगा। इट्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इज जस्ट अबव एंड बिलो द सी लेवल। मोस्ट डेंस यानी सघन, जहां पे जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। Life in the biosphere is abundant between 200 meters below the surface of the ocean and about 6,000 meters। क्या बोला है यहाँ पर? ये बोला है कि जीव मंडल में सबसे ज्यादा जो जीव है वो महासागर की सतह से 200 मीटर और समुद्र तल से 6,000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यानी समंदर तल से 6,000, क्योंकि देखिए माउंट एवरेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे उतनी जीव तो नहीं मिलेगी ना, थोड़ा थोड़ा कुछ मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन सबसे अधिक जो आपको जीव मिलता है वो समंदर तल से 6,000 ही मीटर ही मिलता है। जीवन व्याप्त है 11,000 मीटर तक। कंफ्यूज मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं 11,000 मीटर तक जीवन व्याप्त है, लेकिन सबसे अधिक जीवन जो है वो 6,000 मीटर तक ही पाई जाती है, सघन एकदम, बहुत ज्यादा आबादी। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पर इसमें आपको सिलेबस में नहीं है तो ये आपको नहीं पढ़ना होगा, ठीक है, ये याद रखिए, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ये नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। सिलेबस में देखिए जितना पॉइंट दिए हुए हैं, जितना एमसीक्यू में पूछा जाता है उतना सिलेबस कवर बिल्कुल कर दिया जाएगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पढ़ाई की कोई शॉर्टकट नहीं होता। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। आगे दिया हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स, इसमें भी कुछ कुछ यहाँ पे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कंपोनेंट्स में ही आएंगे, है ना। आप चाहें तो देखिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, इसमें कोई भी एमसीक्यू नहीं है, घुमा फिरा के देखिए वही इकोसिस्टम वाली बात की गई है। मैं दिखा देता हूँ। ईच बायोम एंड ईच एक्वेटिक जोन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। वही चीज जो मैंने पहले बताया कि सब मिला के बायोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर के अंदर में छोटा छोटा इकोसिस्टम बांटा गया है ना, और ये पूरा कहलाता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर के अंदर में बांटा गया है। इसको पढ़िएगा तो आपको वही चीज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो बोला है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो आइए देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होता है भैया। तो पहला कंपोनेंट्स क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स। यू विल रिकॉल हैविंग रीड अर्लियर, हमने पहले पढ़ा है क्या, दैट द फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट्स। फिजिकल अबायोटिक, ये इसका निर्जीव, इसका मतलब होता है निर्जीव। याद रखिए हम लोग हिंदी में पढ़े थे ना, सजीव निर्जीव, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है। इंग्लिश मीडियम है तो मैं सजीव निर्जीव नहीं बोलूंगा, मैं लिविंग नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज करोगे, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा भैया, क्या आएगा बताइए? आप जानते ही हैं, हवा, पानी, ठीक है, जिसमें जीवन नहीं है वही आएगा। अब बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जिसमें जीवन है, सिंपल है ना, जिसमें जीवन है बायोटिक। बायोटिक माने जीवन है, तो जीवन किसमें है? तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा? प्रोड्यूसर और क्या है? ऑटोट्रॉप्स, है ना। प्रोड्यूसर मतलब कौन? उत्पादक, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे उत्पादक है, स्वपोषी कहते हैं उसको। ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाए,
जो अपना भोजन खुद बनाए। आप जाते हैं जंगल पानी देने के लिए, क्या नहीं, पेड़ पौधे जो है अपना पानी खाने का जुगाड़ खुद कर लेते हैं, वो स्वपोषी हैं, तो वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, चलिए, मिट्टी से वे खनिज लवण ले लेते हैं, वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता से वे अपने खाना ले लेते हैं, सूरज की रोशनी से वो लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं, पत्तियां हरी होती है तो क्लोरोफिल उसके अंदर में है, कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं, ऑटोमेटिक सारा काम वो कर लेते हैं। आगे है कंज्यूमर, मीन्स ये क्या है, ये हेट्रोट्रॉप्स है। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर मीन्स कस्टमर, यानी उपभोक्ता, कस्टमर। तो कस्टमर किस पे डिपेंड रहेगा, बताइए, प्रोड्यूसर पे। कस्टमर डिपेंड किस पे रहेगा, प्रोड्यूसर पे। तो ये परपोषी कहलाते हैं, ये लिविंग है, ये परपोषी हो जाएंगे, इसे कहते हैं हिंदी में परपोषी, है ना, हेट्रोट्रॉप्स, परपोषी, 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 हिंदी में आपको मैं बताते थे परपोषी कहलाता है। यानी वैसे जीव जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, यानी कुछ जानवर भी हैं और इंसान तो भैया है ही। ठीक है, इंसान तो यहाँ पे है ही, तो इसमें भी कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी काफी इजी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है डिकम्पोजर्स। यहाँ देखिए, आगे है डिकम्पोजर्स, है ना, सेप्रोट्रॉप्स और रिड्यूसर्स, ये अपघटक होते हैं या मृतपोषी, बी घटक। सेप्रोट्रॉप्स मीन्स मृतपोषी, वैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो मरे हुए जीव को खाते हैं। क्या करते हैं, मरे हुए जीव को खाते हैं। मरे हुए जीव मतलब, मरे हुए जीव मतलब मान लीजिए सड़क किनारे कहीं पर कोई जीव मरा हुआ आपको मिल गया, 2 दिन बाद देखिएगा ना उस पे कीड़े पड़ गए हैं, वो सड़ने गलने लगा है, बदबू उससे आ रहा है। तो बदबू आ रहा है, इसका मतलब उस सब का, उस लाश का डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, साइट्रोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप कहते हैं और रिड्यूसर कहते हैं। तीनों में से कोई एक, तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक ही आदमी का नाम है ना, एक ही आदमी का 3 नाम है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। देखिए बायोटिक में क्या आएगा, जीव जंतु पेड़ पौधे जिसमें जीवन है, ठीक है, और एबायोटिक में क्या आएगा, वही सब चीज जिसमें जीवन नहीं है लेकिन वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे, किस पर बात करेंगे भैया, तो देखिए क्या है, पोषी स्तर, ट्रॉपिक लेवल्स। और पोषी स्तर को समझाने के लिए एक क्लास फुल चाहिए, है ना, इस क्लास में वो संभव नहीं है। तो पार्ट 2 भी जो है ये जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, जल्द ही क्या, कल ही इसको जो है अपलोड कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग द आर्ट्सपीडिया SST जब भी खोलते हैं या कोई वीडियो हमारे चैनल का आप देखते हैं, तो सबसे पहले चैनल पे जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। और वैसे बच्चे जिनको हैंड रिटन इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम या फिर हिंदी मीडियम चाहिए, असाइनमेंट ले सकते हैं, गेस पेपर, नोट्स, इंग्लिश मीडियम सब कुछ ले सकते हैं, सॉल्व PDF सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए आप हमसे परचेज कर सकते हैं। जूम क्लासेस भी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, दिया गया नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।